हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पेपर 1 था उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हैं। 150 में से 117 मार्क्स आए हुए थे और जो पेपर 2 था उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए हुए हैं। यहाँ पर आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसे ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं, और उत्तर प्रदेश में एक आयोग है यूपी SSSC जो कि पीईटी के नाम से एग्ज़ाम करवाता है, वो भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 मैंने पहली बार में ही दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में 31 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें जो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर नंबर 11 है। इससे पहले 10 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं उन सारी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊँगा, जिसे पढ़कर आप भी आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियोस को देख लेते हैं, वीडियोस को देख करके चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रही हैं या फिर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं कि ये चीज़ इस तरह से बेहतर हो सकती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है तो हमें बता दीजिए, लेकिन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये बेल बनकर आएगी, इस बेल को दबाइए, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस बन करके आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए खूब सारी मेहनत करते हैं। और अगर आप वैसे ही वीडियोस को देख करके चले जाएंगे बिना चैनल को सब्सक्राइब किए तो हमारे लिए मोटिवेशन का कोई रास्ता नहीं रहेगा, हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे वीडियो बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, सीडीपी के 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये सभी क्वेश्चंस रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आपको निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करनी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। और दोस्तों, अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कोई 3 ऑप्शन तो नेगेटिव होते हैं, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं, गलत होते हैं, और एक सही होता है। तो जो एक ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है, तो वो जो गलत वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन गलत हैं और एक सही है तो वो सही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपको केवल एक क्वेश्चन का जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन सही आंसर होता है, तो आपको ये नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसका सही आंसर पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सारे ही ऑप्शन जो दे रखे हैं, किसी भी एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों ही ऑप्शन को पढ़ करके देखना है, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि किस तरह के स्टेटमेंट, किस तरह के वाक्य सही आंसर होते हैं और किस तरह के वाक्य गलत, किस तरह के वाक्य हमारा उत्तर नहीं होते हैं। दोस्तों, जो सीडीपी सब्जेक्ट होती है वो अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस होती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन का एक आंसर देख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ गई, फिर उसका भी एक आंसर देख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ गई, ऐसा आपको नहीं करना है। सारे ही ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारे जो चारों ऑप्शन है उनको भी पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित
किया जा सकता है। तो देखिए, बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा मारने के लिए कहकर, यानी कि बच्चों को जो सही संप्रत्यय है उसके बारे में हमें बच्चों से रट्टा मारने के लिए कहना चाहिए। तो रट्टा मारना, रटना बिल्कुल ही गलत बात है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2, बहु या विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो सकता है। ये जो ऑप्शन है वो मतलब सही स्टेटमेंट है, सही वाक्य यहाँ पर बोला गया है। बहु का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, विभिन्न बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, तो ये बात बिल्कुल ही सही बोली गई है। और बहु और विभिन्न पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वाक्य रॉन्ग है, मतलब गलत है या सही है। ऑप्शन नंबर 3, दंड का प्रयोग करके, क्या हमें बच्चों के ऊपर दंड का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें बच्चों के ऊपर दंड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 4, बारंबार वेधन और अभ्यास द्वारा, तो वेधन और अभ्यास नेगेटिव वर्ड होते हैं, यानी कि बच्चे से हम बार बार वेधन और अभ्यास करवाएं तो ये नेगेटिव है, गलत बात है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, पहला, तीसरा और चौथा वाक्य गलत है और दूसरा वाक्य सही है। तो देखिए, पहला, तीसरा और जो चौथा वाक्य है वो एक जैसे हैं, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो डिफरेंट है, अलग है। तो जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार विभाजित करता है? तो देखिए दोस्तों, जब भी बालक बालिकाओं को ये लगने लगे कि कोई भी कार्य उनसे नहीं हो पाएगा, वे उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे के अंदर तब आती हैं जब बच्चा अधिगम असहायता या फिर अधिगम निस्सहायता या बेचारापन महसूस कर रहा हो। तो देखिए, छात्रा के अभिप्रेरण में वृद्धि करता है, गलत है। छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायतापन की ओर धकेलता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है, नहीं, गलत बात है। छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत बात है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बोला गया है छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायतापन की ओर धकेलता है। तो अगर बच्चा ये सोच रहा है कि वह किसी कार्य को नहीं कर पाएगा, उससे नहीं हो पाएगा, तो इसका अर्थ होता है कि बच्चा अधिगम असहायतापन या अधिगम निस्सहायतापन या फिर अधिगम बेचारेपन का अनुभव कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है? यानी कि कौन सी विधि है, कौन सी योजना है जो विद्यार्थियों को लगातार अभिप्रेरित रखती है? तो ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें बोला जा रहा है कि प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। हमें बच्चों के प्रदर्शन को नहीं बढ़ाना है, बल्कि हमें बच्चों को सिखाने पर जोर देना है। प्रदर्शन का मतलब हो गया कि कक्षा में उस बच्चे के इतने नंबर आए हैं, उस बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए हैं, इस तरह से। तो प्रदर्शन पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बच्चों को चीज़ें सिखाने पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। तो इनामों का निरंतर वितरण यानी कि लगातार इनाम बांटना और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, कंपटीशन को बढ़ावा देना। तो ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, यानी कि असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, ये भी गलत बात है। जो हमारी असफलता होती है वो अनियंत्रित नहीं होती है, बल्कि हम मेहनत करके, अधिक अध्ययन करके अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं और अपनी असफलता को नियंत्रित करके सफलता में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि धारणा विकसित करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? तो ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग करना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। इसमें बोला जा रहा है कि बालकों को विषय वस्तु पढ़ाने के लिए बहुविधि यानी कि अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ये वाक्य बिल्कुल ही सही है। जो यहाँ लिखा हुआ है बहुविधि, तो ये पॉजिटिव वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार वैयक्तिक शैक्षिक योजना को समन्वित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। हमें बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसके लिए सिलेबस और पढ़ाने की सामग्री का चयन करना चाहिए, ना कि हमें सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? देखिए, प्रक्रिया उन्मुख अधिगम का मतलब होता है कि हम बच्चे को पढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, ठीक है। वो बोला है कि इसके बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना। उत्पादन का मतलब होता है रिजल्ट। तो क्या हमें केवल बच्चे के रिजल्ट को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए? बच्चे का जो प्रदर्शन होता है, ठीक है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है एग्जाम में, क्या केवल उस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए तीसरा वाला जो वाक्य है वो गलत है। चौथा ऑप्शन देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो सभी के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और विविधता की अनदेखी करना। तो देखिए, ये बात भी गलत है। क्या हमें विविधता की अनदेखी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। विविधता जो होती है वो एक अच्छा वर्ड होती है, पॉजिटिव वर्ड होती है, ठीक है। और एक समान मानक निर्धारित करना यानी कि क्या हमें सभी बच्चों को एक समान रूप से पढ़ाना चाहिए? उनको पढ़ाने के लिए एक समान विधि का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों ही बातें गलत बोली गई हैं, इसलिए जो चौथा वाला वाक्य है वो गलत है। तो देखिए, इसमें क्या बोला गया है, विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में पहला और दूसरा लिखा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश में एक अध्यापिका और 2 से 4 विद्यार्थी एक सहयोगिक गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अन्योन्य शिक्षण। क्या कहते हैं? अन्योन्य शिक्षण। अन्योन्य शिक्षण में एक अध्यापिका होती है और 2 से 4 विद्यार्थी मिलकर के एक गुट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और एक एक करके एक लेखांश पर यानी कि कुछ लाइनें लिखी हुई होती हैं, उस पर अपने संवाद को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी को हम अन्योन्य शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है पाढ़, तो पाढ़ का मतलब होता है सहायता करना। जब भी शिक्षक के द्वारा या बालक से जो बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा बालक की सहायता की जाती है, तो इसको हम पाढ़ प्रदान करना कहते हैं। और खोजी अधिगम भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है। खोजी अधिगम का अर्थ होता है कि बच्चों को हमें खुद से चीज़ों के बारे में सोच विचार करने, कल्पना करने, खोज करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्दार्थ प्रस्तावित करने चाहिए। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। यानी कि बच्चा है जो किसी चीज़ को सीखने में क्या कर रहा है कि कठिनाई महसूस कर रहा है, तो क्या हमें उस विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेज देना चाहिए? तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमें बच्चे को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में नहीं भेजना है, बल्कि हमें सभी बच्चों को एक ही प्रकार के स्कूल में पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी गलत है। क्यों? हमें भाषा के शुद्ध रूप को प्रोत्साहित नहीं करना है। अगर बच्चा भाषा का प्रयोग करते समय गलत चीज़ें भी बोल देता है, यानी कि अशुद्ध चीज़ें भी बोल देता है, तो इसमें परेशानी वाली कोई भी बात नहीं होती है। जो शुद्धता होता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। बच्चा अगर शुद्ध रूप में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा
गलत है। ऑप्शन नंबर 4, भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। अगर बालक कई भाषाएं, मान लीजिए बालक कई भाषाएं जानता है और वह उन भाषाओं को मिश्रित कर देता है, तो क्या हमें बालक को फटकारना चाहिए, उसकी डांट लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्दार्थ प्रस्तावित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि बच्चों के विकास में कौन सा कथन है जो कि सही बात है? बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एकमत है। यानी कि बच्चों के विकास से संबंधित जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, क्या वो सभी सिद्धांत एकमत हैं? बिल्कुल नहीं, गलत है। अलग अलग सिद्धांत अलग अलग बात बोलते हैं, वो सभी एकमत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। यानी कि सभी बच्चों के लिए जो विकास होता है वह निर्बाध, यानी कि उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती और वह एक निरंतर प्रक्रिया होता है। तो देखिए, बच्चे का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या जो विकास है वह निर्बाध होता है? बिल्कुल नहीं, विकास निर्बाध नहीं होता है, बल्कि उसमें बाधाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो विकास के जो क्षेत्र होते हैं वो सुस्पष्ट होते हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। जो विकास के क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जबकि इसमें बोला जा रहा है कि एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो ऑप्शन डिफरेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक संधारणीय और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत बात है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर बच्चा किसी चीज़ को आशंकित रहता है, परेशान रहता है, तो इससे जो बच्चा होता है वो जिम्मेदार बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर बच्चा आशंकित रहेगा, चीज़ों को लेकर परेशान रहेगा, तो वह जिम्मेदार कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगर जो बच्चे को मन में किसी चीज़ को लेकर संशय है, बेचैनी है, तो उससे बालक के अंदर भावात्मक डर पैदा होता है, उससे बालक का अधिगम भी प्रभावित होता है, उसकी क्षमता भी प्रभावित होती है। तो ए सही है और बी गलत है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन का पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। प्रजातंत्र का मतलब होता है जहाँ सभी बच्चे अपनी अपनी बात कह सकें। तो बच्चे प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात कह सकते हैं बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के। लेकिन यहाँ ऑप्शन में बोला जा रहा है कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। कक्षा में प्रजातंत्र का इस्तेमाल होना चाहिए। जब कक्षा में प्रजातंत्र होगा तभी तो बच्चे अपनी अपनी बात कह पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा करने का मतलब होता है उन पर ध्यान न देना। तो जो बच्चे कम क्षमता वाले हैं या फिर एग्जाम्स में जिनके कम मार्क्स आते हैं, तो क्या हमें ऐसे बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3, हमें सभी बच्चों पर बराबर रूप से ध्यान देना चाहिए, चाहे भले ही बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, होशियार हो, अच्छे मार्क्स लाए, कम मार्क्स लाए, इससे कोई भी मैटर नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही बात बोली गई है। अगर बच्चों को कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान करने के लिए हमें बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए, बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। इसमें बोला जा रहा है कि जो कक्षा है वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बालक केंद्रित होनी चाहिए।
सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। सभी नियम शिक्षक के द्वारा निर्धारित नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दावा ई, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होना चाहिए। विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भ से निर्लिप्त होना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है कि बच्चों का जो विद्यालय में होने वाला अधिगम है और समाज में होने वाला अधिगम है, उसे एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत वाक्य बोला गया है। तर्क बी, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है, तो बी सही है। विद्यालय जाने से पहले ही बच्चों के पास शब्द भंडार भी होता है और अच्छी खासी समझ भी होती है, तो ए गलत है और बी सही है। बी तो अब देखिए क्वेश्चन में तो कहीं पर बी दे नहीं रखा है, तो बी को हम आर मान लेंगे। ए गलत है और आर सही है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये बात दोनों सही है, ये बात दोनों सही हैं। दोस्तों ये ऑप्शंस मतलब गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा कि जो ए है वो गलत होगा और जो बी है वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये उल्टा लिख दिया है। ए सही है नहीं, ए गलत होगा लेकिन आर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, यानी कि बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या दर्शाती हैं। कम क्षमता, बिल्कुल नहीं। बच्चों में कम अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर कम क्षमता है, बिल्कुल नहीं। निम्न बुद्धि, अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की जो बुद्धि है वो कम है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 3, उनकी ज्ञान प्रजनन की अक्षमता, यानी कि बच्चा अक्षम है, उसके अंदर क्षमता नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, बिल्कुल भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की बराबर ही सोचते हैं, मात्रा में बराबर सोचते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से बच्चों की सोच बड़ों से भिन्न होती है, तो चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं कई क्वेश्चन ये इस तरह के कई क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं आपको बताया भी है पहले कि जब भी लड़का लड़की में अंतर किया जाए या फिर लड़कों के लिए अलग प्रकार के कार्य बताए जाएँ और लड़कियों के लिए अलग प्रकार के कार्य बताए जाएँ, तो इसको जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना कहते हैं। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेनियापीनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है। यानी कि जो एक इंद्रधनुष है उसके जो रंगों का एक क्रम होता है और उस क्रम को याद रखने के लिए हम बच्चों को बेजानी हपीनाला एक ट्रिक बताते हैं। बेजानी हपीनाला का अर्थ होता है, बे का मतलब बैंगनी, जा का मतलब हो गया जैसे कि जामुनी एक तरह से, नी का मतलब नीला, बे जा नी, और हा से हरा, बे यानी पी, फिर पीला, हपी नाला, तो मतलब नीला और लाल ऐसे करके इस तरह से जो ये जो तरीका है ये बच्चे को जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं उनको रंगों का जो क्रम सिखाने का एक तरीका है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्मरण उपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम स्मरण उपकारी कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी बच्चे को कोई ट्रिक बताई जाती है याद करने के लिए तो वो बच्चे को याद करने में सहायक होती है। तो यही ऑप्शन में बोला जा रहा है स्मरण उपकारी। स्मरण का मतलब याद करना। तो इस तरह की जो ट्रिकें होती हैं, जो तरीके होते हैं, वह बालकों को चीज़ें याद करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो बताइए जो बच्चे होते हैं वह लाक्षणिक कार्य करना कब प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो ये अवस्था है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होते हैं वह लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं
और देखिए यहाँ बोला है उनमें भाषा कौशल तेजी से होता है, तो भाषा कौशल तेजी से होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा सीखने की दृष्टि से कौन सी अवस्था संवेदनशील अवस्था होती है, तो इसका उत्तर होता है जो भाषा सीखने की दृष्टि से संवेदनशील अवस्था होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वह 2 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। और ये कौन सी अवस्था है, यह दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था होती है, ये पहली अवस्था है संवेदीकामक अवस्था, यह 0 से जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और जो तीसरी अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है और यह 11 से 15 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है। यानी कोई एक कथन है जो कि सही नहीं है, सही नहीं है तो कैसा होगा, गलत होगा। तो गलत कथन का हमें पता लगाना है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वह पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में एक नई प्रक्रिया है, तो पहला ऑप्शन सही है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाता, तो ये वाला वाक्य भी सही बोला गया है। जो पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण होता है वह बालक की सभी क्षमताओं का परीक्षण आकलन नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर 3, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। ऑप्शन नंबर 4, यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, तो अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत हो जाएगा। यह शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, तो यह क्या है, यह गलत बात है। बाकी के ऑप्शन सभी सही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, ये नहीं कर पाते हैं। जो पेपर पे कलम परीक्षण है वो सही से बच्चों का आकलन नहीं कर पाते हैं और इससे बच्चों में रुचि पैदा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, इस पर दबाइएगा। इस पर दबाने के बाद ये बेल बनकर आएगी। जब आप इस बेल पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन ए, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए, तो ये पहला जो वाक्य बोला गया वो बिल्कुल ही सही है। एक अध्यापक को कक्षा की जो सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, धार्मिक और भाषाई जो अंतर होती हैं, विविधताएं होती हैं, उनको समझना चाहिए, तो पहला जो वाक्य है वो सही है। दूसरा वाक्य देखिए, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। जो बच्चे होते हैं वो एक समरूप समूह गठित नहीं करते हैं, तो ये सही है, आर गलत है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है, यानी कि कौन सा युग्म है जो कि जिसका मिलान एकदम सही है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ, सृजनात्मकता जो होती है वह अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, लेकिन यहाँ दे रखा है अभिसारी चिंतन, इसलिए ये हो गया हमारा गलत। लेखन वैकल्य, लेखन वैकल्य का मतलब है बच्चे को लिखने में कठिनाई है, लेकिन यहाँ दे रखा है विषय पढ़ने में कठिनाई, तो गलत दे रखा है, ठीक है। फिर है समावेश। समावेश का अर्थ दे रखा है यहाँ विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। पहला है बौद्धिक स्तर, एक स्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, यानी कि बच्चे का जो बौद्धिक स्तर होता है क्या वो स्थायी होता है, तो ये भी गलत है। बच्चे का बौद्धिक स्तर स्थायी नहीं होता है बल्कि परिवर्तनशील होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। समावेश का अर्थ विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जो कि चीज़ों को सीखने में असमर्थ है, तो क्या हमें उसकी शिक्षा विशिष्ट विद्यालय में करानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसका जो ठीक है विशिष्ट असमर्थ अधिगमकर्ताओं की
शिक्षा। तो दोस्तों बाकी के जो ऑप्शन से अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, बाकी के ऑप्शन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या है कि ये जो विशिष्ट है, एक तरह से ये शब्द यहाँ पर विशिष्ट विद्यालय, ये शब्द इसका मतलब ये यहाँ पर जो विशिष्ट विद्यालय बोला गया है, इसका मतलब है कि बच्चे के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने वाले विद्यालय में हमें उनको पढ़ाना चाहिए, यानी कि सामान्य विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ विशेष प्रावधान करने चाहिए, ये इसके कहने का मतलब है। और वैसे अगर आप देखेंगे तो बाकी के 3 ऑप्शन की अपेक्षा चौथा ऑप्शन थोड़ा सही है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या फिर गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। तो देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से क्या पूर्णतः आनुवांशिक है। आँखों का रंग, बच्चे का जो आँखों का रंग होता है वह पूरी तरह आनुवांशिक होता है। बुद्धि आनुवांशिक नहीं होती, बुद्धि को परिवर्तित किया जा सकता है मेहनत करने के साथ, और जब बच्चा मेहनत करता है, अधिक अध्ययन करता है, तो वह अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। नैतिक विकास आनुवांशिक नहीं होता, बल्कि नैतिक विकास बालक अपने समाज से और शिक्षकों से, मित्रों से सीखता है। सामाजिक कौशल भी आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है, समाज से संबंधित है। तो केवल एक यहाँ दे रखा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। तो लेव वाइगोस्की ने अनुदेशनात्मक पाठ की तकनीक सुझाई है, ठीक है। जो लेव वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने अपने सिद्धांत में पाठ प्रदान करने के बारे में बताया है। पाठ प्रदान करने का मतलब होता है जब भी शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता की जाए या फिर किसी बालक से अधिक समझदार व्यक्ति के द्वारा बालक की सहायता की जाए, तो उस सहायता को हम पाठ प्रदान करना कहते हैं। और बच्चे को ये जो पाठ प्रदान की जाती है वो डायरेक्ट बच्चे की हेल्प नहीं की जाती, बल्कि इशारों और संकेतों के जरिए बच्चे की हेल्प की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि एक बच्चा है जो कि दूसरे व्यक्ति या दूसरे बच्चे की मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझ जाता है। तो दोस्तों ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण होता है। जब भी बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसकी मनोदशाओं के बारे में समझ जाए, तो यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण होता है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन पर दे रखा है अंतर्वैयक्तिक। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है जब भी कोई एक बालक अपने ही बारे में सोच विचार करता है, अपने ही तौर तरीकों के बारे में चिंतन करता है, तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण होता है। देखिए अब आपको अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक को ध्यान कैसे रखना है। अंत का मतलब हो गया अंदर, अंदरूनी, अंत। तो जब भी बच्चा अंदरूनी यानी अपने ही बारे में सोचता है तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। जबकि अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। कितनी चीज़ें होनी चाहिए? 2 चीज़ें। जब हमारे पास 2 चीज़ें होंगी तभी तो हम उनमें अंतर कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने बच्चे से पूछा कि 3 और 2 में से 3 में से हम 2 घटाएं तो क्या आएगा। तो देखिए उत्तर आ जाएगा 1। यानी कि हमने किन चीज़ों में अंतर किया 2 चीज़ों में। तो यही चीज़ यहाँ पूछी गई है। जब एक बच्चा किसी दूसरे, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, अन्य व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, तो जब एक बालक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जान लेता है, उसकी मनोदशाओं के बारे में जान लेता है, तो वह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। भाषात्मक बुद्धि ये भाषा से संबंधित होती है। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि ये बालक के रोजमर्रा के कार्यों को करने से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है? तो इसमें निहित है संरचनावाद। यानी कि बच्चों को जो शब्द हैं उनका अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है, उनके अर्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी अच्छे कार्य किए जाते हैं कक्षा में, ये सभी संरचनावाद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसमें हमें सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा,
गतिक का मतलब इंसान का जो शरीर है वो गति करता है, कौशल का मतलब होता है कार्य। तो जब भी बालक के द्वारा कोई हल्का फुल्का कार्य किया जाता है उसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा कार्य हल्का है। एक धागे में मोती पिरोना, तो ये कार्य हल्का है। सीढ़ियाँ चढ़ना, दोस्तों जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है उसमें मांसपेशियों का हल्का प्रयोग किया जाता है, मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ता है। जबकि एक और शब्द पूछा जाता है स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में क्या होता है, मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, मांसपेशियों का हैवी प्रयोग किया जाता है। देखिए सीढ़ियाँ चढ़ना, जब बालक सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो उसे मांसपेशियों का अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, उसकी मांसपेशियों पर दबाव पड़ेगा, इसलिए ये स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, खरगोश की तरह फुदकना। अगर हम उछल कूद करेंगे, फुदकेंगे, तो इसमें भी हमें मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है, ये भी स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4, दोस्तों के साथ दौड़ना। तो दौड़ते समय भी हमारा मांसपेशियों का अच्छा खासा प्रयोग हुआ, तो ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है, ये स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, एक धागे में मोती पिरोना। तो केवल बच्चे को एक जगह बैठकर एक धागे में मोती पिरोने हैं, इसमें कोई भी उसका मांसपेशियों का हैवी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। ए, पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। ठीक है, यानी कि बच्चा या तो अपनी आँखों के ज़्यादा पास रखता है किताब को या बहुत दूर पकड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की आँखों में कोई परेशानी है। ऑप्शन नंबर 2, बार बार आँखें झपकाता है। बार बार आँखें बच्चा तभी झपकाता है जब उसकी आँखों में परेशानी होती है। एक आँख बंद करता है, उसकी आँखों की लालिमा हो जाती है, यानी कि उसकी आँख लाल पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी, चौक बोर्ड पर लिखी वस्तु को गलत पढ़ता है, यानी कि बोर्ड पर जो वस्तु लिखी रहती है वो उसको सही से नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उसको वह वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है। तो देखिए उस बच्चे में ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति को संकेत करती हैं। तो यह दृष्टिबाधिता की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो सारे तीनों ऑप्शन बोले गए हैं इनसे हमें पता चलता है कि बच्चे को देखने में परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, यानी कि कौन सा वाक्य जो कि गलत होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह वाक्य बिल्कुल गलत बोला गया है। ठीक है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक के द्वारा इनाम और दंड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही गलत बात होती है। ऑप्शन नंबर 2, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमें रटने के बजाय और केवल परीक्षाओं को ध्यान में रखकर सीखने के बजाय हमें संप्रत्यात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमें चीज़ों को समझने पर अधिक जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता मतलब नई नई चीज़ें खोजना के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो विवेचनात्मक चिंतन पॉजिटिव वर्ड है, नवाचारिता को प्रोत्साहन पॉजिटिव वर्ड है, तर्क करना पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, सृजनात्मकता पर ध्यान देना पॉजिटिव वर्ड है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, हमें उनकी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है? ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंट है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो अमूर्त से मूर्त की ओर और वैश्विक से स्थानीय की तरफ बढ़े। तो देखिए वैश्विक से स्थानीय की तरफ बढ़े ये बात तो सही है, लेकिन अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़े ये बात गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2, अमूर्त से मूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर। तो अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ना पॉजिटिव है और स्थानिक से वैश्विक ये भी पॉजिटिव है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए वह इस प्रकार से लागू करना चाहिए कि बच्चे जो सीखने की प्रक्रिया हो बच्चों की वो अमूर्त से मूर्त की ओर
और स्थानीय से वैश्विक की ओर होना चाहिए। स्थानीय का मतलब पहले बालक अपने आसपास की चीज़ों को सीखे, उसके बाद वैश्विक, उसके बाद दुनियादारी की चीज़ों को सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोलवर्थ के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? तो यह करता है बच्चा पारंपरिक स्तर पर। दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है, जो कि लॉरेंस कोलवर्थ के नैतिक सिद्धांत में आता है, यह पारंपरिक स्तर से संबंधित होता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास पारंपरिक स्तर से संबंधित होती है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी बच्चा हमेशा क्या चाहता है कि वो दूसरों की नज़र में अच्छा बना रहे। कोई भी लड़का और लड़की चाहते हैं कि वह दूसरों की नज़रों में अच्छे बने रहें, और यह प्रक्रिया कैसी है? पारंपरिक है। पारंपरिक का मतलब पुराने समय से चली आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए इस यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो सीता का साइकिल चलाने, सीता जो है वो साइकिल चलाना जानती है, लेकिन अब वो क्या है, स्कूटर चलाना सीखना चाह रही है, स्कूटर चलाने की कोशिश करती है। तो वो क्या करती है, उसने पहले से जो चीज़ें सीख रखी हैं उन चीज़ों में थोड़ा बदलाव करती है। इसमें दे रखा है ना बदलाव करना। तो जब भी बच्चा अपनी स्कीमा में बदलाव करता है या परिवर्तन करता है या संशोधन करता है, तो इसको हम समायोजन करना कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन। बदलाव करना, स्कीमा में बदलाव करना, परिवर्तन करना, संशोधन करना, ये सारे वर्ड आए तो इसका मतलब है उसका आंसर होगा समायोजन करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, बदलाव का मतलब भी होता है परिवर्तन, संशोधन का मतलब भी होता है परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन संयोजन, परिवर्तन संयोजन, परिवर्तन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तन, और संयोजन के समायोजन के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? जन। तो तन जन, तन जन, जन का मतलब होता है इंसान, तो इंसान का तन, तो तन और जन यानी कि शरीर और इंसान एक दूसरे से संबंधित है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी का देख लीजिए समावेशन। जब बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में नया ज्ञान जोड़ता है, नई नॉलेज ऐड करता है, तो इसको हम समावेशन कहते हैं। समावेश यानी कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ समावेश कर लिया, जोड़ लिया। ठीक है, जब बच्चा चीज़ों को जोड़ता है, अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, अपने स्कीमा में नई चीज़ें जोड़ता है, तो इसको हम समावेशन कहते हैं। लेकिन अगर वह अपने स्कीमा में बदलाव करता है, परिवर्तन करता है, तो हम इसको समायोजन कहते हैं। बहुत से टीचर्स आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बताएंगे कि समावेशन इसका सही आंसर है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे, प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में प्रतिकूल स्तर पर हैं। कौन से स्तर पर हैं? प्रतिकूल स्तर पर हैं। यानी कि जो बच्चे निचले तबके से आते हैं, वंचित अनुसूचित जातियों जनजातियों से आते हैं, वे बच्चे स्कूलों से, ठीक है, स्कूलों से और शिक्षा की पहुंच से क्या है, बहुत दूर हैं, यानी कि प्रतिकूल है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समावेशी कक्षा में, ऑप्शन नंबर 1 समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक तरह से शिक्षक के लिए वचनबद्धता होती है कि चीज़ों को सीखने में बच्चों के लिए जो भी अवरोध आएंगे हम उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता है चीज़ों को सीखने की, तो क्या हमें उनके लिए विशेष सामग्री उपलब्ध करवाते हैं? क्या हम उनके लिए अलग से विशेष सामग्री तैयार करा के उनको पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम सभी बच्चों को वही रेगुलर चीज़ें ही पढ़ाते हैं, एक जैसी चीज़ें ही पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 4,
विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा में किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्या इस बच्चे को एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसी शिक्षक के द्वारा, एक ही सामान्य शिक्षक के द्वारा सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 देख लेंगे। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधारण पाठ्यक्रम को भी अपने अनुकूल बनाने, ये बात भी गलत है। अगर बच्चे को विशेष आवश्यकता है तो हम उनके लिए क्या करते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें, सिलेबस, पाठ्यक्रम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो विद्यालय होता है वह समाजीकरण की द्वितीयक संस्था कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक होता है और पास पड़ोस भी समाजीकरण का प्रथम कारक होता है। परिवार और पास पड़ोस ये दोनों ही समाजीकरण के प्राथमिक कारक होते हैं। इनके अलावा मीडिया, धर्म, धार्मिक संस्थान, स्कूल, किताब कॉपी, पत्र पत्रिकाएँ, अखबार, ठीक है, ये सारी चीज़ें द्वितीयक समाजीकरण के कारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 30 क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। दोस्तों आप वीडियोस को देख लेते हैं और हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों हमें भी कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा दोस्तों। वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, इस पर दबाइएगा। इस पर दबाने के बाद ये बेल बन कर आएगी, इस पर दबाइएगा, और इस पर दबाने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। दोस्तों इससे ये हुआ कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।